देखिए, ये जो बजट है, जब बजट पेश किया जाना था, जब पेश हो रहा था, तो देश का नौजवान, देश का दलित, देश का पिछड़ा बहुत आस लगाए टीवी के आगे बैठा था कि उनकी बात होगी, उनके भविष्य की बात होगी। इस बजट में कोई किसी तरह का आंकड़ा नहीं दिया गया कि कितने देश के नौजवानों को नौकरियां दी गई हैं, कितने नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कौन सी स्कीमें इसमें हम लेके आ रहे हैं। किसी तरह का भी ब्यौरा इसमें नहीं दिया गया। और किसानों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लगता है इसमें आंकड़े भी गलत पेश किए गए हैं, क्योंकि मैं पंजाब से हूं। पंजाब में ही कम से कम 17 लाख किसान ऐसे हैं जिनको पीएम सम्मान योजना का लाभ है, उनसे वंचित कर दिया गया। अगर पंजाब में ये हालात हैं तो सारे देश में क्या हालात होंगे। तो मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लोगों का, युवाओं का, दलितों का, पिछड़ों का मन टूटा है, क्योंकि ये इलेक्शन का बजट था और लोगों को बहुत आस थी। और मैं समझता हूं कि इस बजट का भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो है बजट पेश किया है, क्या कहेंगे? मेरा अपना मानना है कि सरकार अभी भी डिनायल में है। सरकार अभी भी समस्याओं को सुधारने की तो बात छोड़ दीजिए, स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उपभोग बढ़ेगा। इस बजट में एग्रीकल्चर, कृषि के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में 42 बार वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री बोला, लेकिन एक बार भी नौकरी, जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट नहीं बोला। तो असलियत यह है कि इस बजट से, इसके फाइन प्रिंट से 3-4 चीजें साफ हो गई हैं कि चाहे कृषि हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सोशल वेलफेयर हो, जितना बजट में अमाउंट किया गया था उससे कम खर्चा किया गया है इस साल। और फिर आते हैं डिफेंस पे, फर्टिलाइजर पे और फूड सब्सिडी पर। इस साल जितना खर्चा किया गया उससे कम बजट किया गया अगले साल के लिए। तो सरकार की जो नीति और नियत है वो साफ नहीं हो पा रही है। और रूरल सेक्टर में, कृषि में और ग्रामीण क्षेत्रों का जो दर्द है वो साफ बयां हो रहा है। सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे मनरेगा के लिए, खर्चा 86,000 करोड़ करने पड़ रहे हैं। और उसके बाद भी सरकार मुगालते में है। मेरा अपना मानना है कि ना कृषि पर, ना रोजगार के सृजन पर और ना आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी है। मैम, लेकिन निर्मला सीतारमण जी कह रही है कि 2047 में विकास करेगा भारत, इसके लिए बजट है ये। नहीं, ऐसे जुमले तो हम 10 साल से सुन रहे हैं। 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जानी थी, हर साल 2 करोड़ रोजगार बनने थे, हर सबके सिर पर छत हो जानी थी। ऐसे जुमले हम सुन रहे हैं। और निर्मला सीतारमण जी ने एक और जुमला आज बोला। निर्मला जी ने पार्लियामेंट के अंदर सपाट झूठ बोल के कहा इनकम 50% बढ़ गई है, बल्कि सरकार का अपना डेटा, जो सरकार का अपना डेटा आता है पीएलएफएस का, उसमें पूरी तरह से साफ है पीएलएफएस का कि 25% रियल इनकम घटी है। तो या तो निर्मला जी गलत बोल रही हैं या डेटा गलत बोल रहा है सरकार का। तो इस तरह के जुमले, इस तरह का झूठ 10 साल का पर्याय बन चुके हैं। एक बार फिर निराशा हाथ लगी है कि ना रोजगार के लिए, ना किसानों के लिए, ना गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल, बड़ी बड़ी बातें हैं लखपति दीदी और इन सब चीजों की। असलियत यह है कि महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई होता है। असलियत यह है कि महंगाई के चलते एक औरत एक रोटी कम खाती है रात को कि उसके घर के बच्चे खा लें। उनके लिए क्या है इस बजट में? महिलाओं के रोजगार के लिए क्या है इस बजट में? असलियत यह है कि ना कृषि के लिए, ना रोजगार के लिए, ना युवाओं के लिए कोई बड़ा विजन ही नहीं है, कोई बड़ा बजट ही नहीं है। और ये 10 साल से जुमले हम सुन रहे हैं, उसमें एक और जुमला ऐड हो गया। जो नियत और नीति है वो सरकार के आंकड़े दिखा रहे हैं कि आप कृषि पर, आप स्वास्थ्य पर, आप शिक्षा पर, आप सोशल वेलफेयर पे पैसा काट रहे हैं, पैसा कम खर्च कर रहे हैं। और अगले साल के लिए भी फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, डिफेंस तक पे खर्चा कम करने की बात हो रही है। तो ये किस तरह से विकसित भारत का बजट है, ये शायद सिर्फ निर्मला जी और जुमलेबाजों की टोली ही बता सकती है। You see this budget and you said the main focus on women, farmers, young people and poor people. What do you have to say? And social securities, direct transfers. What do you say? No, anyway, when the budget speech was being read, 3 words that came to my mind were basically growth, welfareism and fiscal restraint. It's very difficult to achieve all 3 objectives by a government, and they have proved over the last 10 years that somewhere they've been able to create brick by brick a social security framework
which is available to every citizen of India, irrespective of caste, creed, religion, region, language. And that includes providing houses to poor in rural areas. They have mentioned 3 crore houses were provided over the last 10 years, and 2 crore more will be provided in the next 5 years. Even for urban poor or middle class, they want to provide housing facilities in some ways, so that you can see coming up in the next budget. And so, of course, providing food, providing free food for 80 crore people, free ration, Ayushman Bharat, that is for the medical and health-related activities, then pension scheme, Atal pension scheme, and insurance scheme also. So they are basically slowly, brick by brick, they have built what is known in the world as social security in developed countries. And if you have to become or call ourselves as a developed country in 2047, if we don't have that, then literally we are not taking every citizen along. And that's where, without brouhaha, this government has been able to build and also execute. It is one thing to announce, the other thing to execute. They've been able to execute a framework using direct benefit transfer, Jan Dhan Aadhaar Mobile, very high-tech activities. The world is not still used to any country doing at this scale. And that's where I think this government is focused on creating that basic social security framework, based on which India can create a runway to become a developed country in 2047. And so I'm pretty much extremely proud of the social security framework that is created over the last 10 years vis-a-vis other achievements. There have been great achievements on infrastructure, on fiscal controls, on the growth, but the social security is what gets you everyone along and gives everyone an equal opportunity to live with dignity and also realize their potential. And then infrastructure is what is going to give you the ability to create that growth using everyone's hard work and skills. So how you look this Vande Bharat or rail network budget, what you think? So in a way, we are spending a lot of money on creating infrastructure of roads, ports, airports. We have always had a situation where there were comments made by international experts that our logistics costs are high. That's why the manufacturing is not coming into India, because it was supposed to be in high double digits. Whatever has happened over the last 10 years in terms of roads, ports, airports, the logistics cost has come down to, by many estimates, to a higher single digits from double digits. And that's a very welcome move. But the Atmanirbhar technology that has been developed in Vande Bharat and many metros, that is going to basically reduce the cost of logistics even further, not only of freight but also passenger traffic. And that's where basically government is now very keen to use indigenously developed technologies for high-speed train, the bogies and things like that, instead of importing from outside, because it happens at a much, literally fraction of a cost. And we are able to cover the entire country in a very short time. That's where, for me, the focus on railways, the budget outlays have been increased, and execution has been the mainstay. Interim budget. Nothing interesting. Interim budget has nothing interesting, and it doesn't show even a tinge of promises for a better future. They are waiting for the next budget, the full-time budget, that which we will come and present. The India Alliance will win, and we will present the best budget after the next elections. That much I can say. But today Nirmala Sitharaman ji said that this budget No, is they will be telling only. budget. They will be telling only that it's only a summing up of what all they have done, and no future any promise or something like that. Even a trace at least. That I think we didn't. Example, I should say that MSME is a very important sector in the country. What care is being taken upon? It's allowed to go sick and die, and all the PSUs are being disinvested, which are all profit earning. They earn, they of course they contribute to the economy of the country. So they don't nurture the CPSUs, they don't patronize the MSME. But what is the use of telling this and that? बजट तो ये अंतरिम बजट है, और अंतरिम बजट में जो भी अब तक सरकार ने 5 वर्षों में जो काम किया है, या जो 2014 से अब तक की जो उपलब्धि है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, सामाजिक उत्थान की दिशा में, सामाजिक न्याय की दिशा में, युवाओं की दिशा में,
देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो प्रयास इन्होंने किया वो है। और इसके अलावा 2024-25 और उसके आगे के वर्षों में जो इनका लक्ष्य है उसका एक झलक इन्होंने दिखाया है बजट में। और हम समझते हैं कि बजट मिला जुला के ठीक है, जो अपने कामों को इन्होंने बताया है वो लक्ष्य प्राप्त किया है इन्होंने। और जो लक्ष्य प्राप्त किया है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, वो सारे तथ्यों को इन्होंने रखा है इस अंतरिम बजट में, अपने किए हुए काम को। और आने वाले समय में ये क्या काम करने वाले हैं सरकार बनने के बाद, उन तथ्यों को और उस फैक्ट्स को इन लोगों ने रखा है। और इससे आप कहिएगा कि मिला जुला के बजट बहुत ठीक है। So many declarations in this interim budget. What you would like to say? Well, I think it was a short and crisp budget speech, which is keeping with the message they want to give. They have not introduced any new taxes or done any changes in a manner that would upset. They've kept a certain stability aspect in place. Second is they have said they'll continue to spend on infrastructure as well as welfare programs, which are all very necessary, which they have been doing very well over the last few years. And despite the fact that we had COVID and so many disturbances due to war, supply chain breaks up, India has done well with their policies, and they continue to push that in the direction of a developed India by 2047. So from that point of view, they have managed to keep up that and given us the assurance that they will continue to do the spend on infrastructure. They will continue to do something for improvement of women's participation in things. And that they are going to do necessary reforms that are required to improve the investment climate so the private investment also comes forth. I think this is very well what they have suggested. Every target was supposed to come down to 4.5% in this financial year itself. So Financial Minister has said that this is not going to be achieved in this year. What do you would like to say? See, fiscal deficit is a very important aspect of stability, because if the fiscal deficit goes out of hand, all issues become very unclear and therefore hesitancy steps in the investment. For which they are bringing it down, and they're bringing it down to the extent that they can. And I think that's a good signal. Instead of going more than what we already were, they're bringing it down, but not to the extent that we wanted it earlier. Second is, some of this fiscal deficit is coming as a result of our capex spending. And as long as it is going into capex, it doesn't really matter that much as it would have otherwise. It would have been simply wasted. Fiscal deficit in this election year. I think the fiscal deficit actually, it's, as I said, it's a non-populist budget. The compared to 5.9%, which was the budget estimate, the actual fiscal deficit has been announced at 5.8%. My sense is when the revised numbers come, the fiscal deficit will be even lower because the revenues that has been actually projected will be actually much higher. And 5.1%, I was expecting about 5.2, 5.3%. 5.1%, I think, is very good, and even there with very conservative assumptions on revenue growth. So actual, unless there is a change in the budget that comes in July, I would say that the 5.1% will, definitely be achieved. So fiscal credible and in fact, under promising, quite likely over delivery. Can we see? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास विभिन्न विभाग कर रहे हैं। और खास करके जो बजट आज का लेखानुदान के नाते से आया, पूर्ण बजट तो जुलाई में आएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके सर्वहितैषी सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है। और उसी प्रकार से ये जो देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है, और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा, इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है, उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। ये अमृत काल में भारत को 2047 तक दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं, उसके परिणाम है। और खास करके इस
2 करोड़ लोगों को नए आवास देने की जो कल्पना की गई है, ये तो बगैर कोई कारण से गरीब लोग अपना घर नहीं बना पा रहे, उनके घर पे वो अभिशाप नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है। यशस्वी प्रधानमंत्री हर गरीब के घर पक्की छत का जो सपना देखते हैं, उसका ही परिणाम है कि उनने अभी जो पुरानी गरीबी रेखा की लाइन थी उसमें बड़े पैमाने पे वो काम किया था और 2 करोड़ नए घर का जो संकल्प किया, ये अद्भुत है। इसी के साथ साथ हमारी आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और इनको सबको भी आयुष्मान योजना का जो लाभ दिया है, ये लंबे समय से दरकार थी कि ऐसे जो थोड़े अपनी सेवाएं देते थे गरीब वर्ग है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। आगामी खास करके जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात कही है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर बहुत सारे सुधार भी लागू किए जा रहे हैं, इन सुधारों के बलबूते पर भारत बहुत आगे बढ़ेगा और खासकर मिडिल क्लास के लिए जो नई आवास योजना लेकर के आए हैं, इसका लाभ भी हमारे लिए एक बड़ा उपलब्धि भरा रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की जो सुविधा इस बजट में दी है, उसका माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आगामी समय में हमारे लिए 1 करोड़ घरों में जो रूफ टॉप सोलर प्लांट के अंतर्गत जो नई योजना बनाई गई, जिसके माध्यम से 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली के बिल की बचत का रास्ता निकाला जाएगा। ये न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है, इसका बड़ा लाभ हमको मिलेगा। मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है, ऐसे पर्यटन को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वित्त मंत्री जी के माध्यम से लगभग 75,000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण देने का जो निर्णय किया है, ये हमारे लिए बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन कर देगा। पर्यटन अब केवल एक क्षेत्र में नहीं, पर्यटन से कई सारे सेक्टर में लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश में तो अपार संभावना है। उड़ान योजना के अंतर्गत 517 नए रूट पर एयरपोर्ट्स का निर्माण और विस्तार, ये हवाई यातायात की दिशा में बहुत बड़ा माइलस्टोन का काम करेगा। अभी अभी मैंने ग्वालियर से अहमदाबाद की नई फ्लाइट का आकाशा एयरलाइंस का शुभारंभ किया है। ऐसे भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर हवाई यातायात की संभावना मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत भौगोलिक दृष्टि से बड़ा है, ऐसे में हमारे इस यातायात का भी लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये उम्मीदों भरा बजट भारत की प्रगति में, उन्नति में और आर्थिक दृष्टि में एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। मेरी अपनी ओर से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई, और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे विभिन्न विभागों को जोड़ करके हम अपने लेखानुदान में इन बजट का लाभ लेंगे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।